नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की कहानी के अंत तक बने रहिएगा। आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा कि एक मिस कॉल से कैसे आपकी जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है, या फिर कह सकते हैं आपका पूरा का पूरा जीवन कैसे केवल एक मिस कॉल से बर्बाद हो सकता है। तो कहानी के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहानी शुरू करता हूँ। तो देखिए, आज की जो कहानी है वो कहानी है बिहार का एक जिला है पूर्णिया। इसी पूर्णिया में एक जगह है किशनगंज। किशनगंज में एक महिला थाना है। इस महिला थाना की महिला अध्यक्ष है सुधा कुमारी। हमेशा की तरह सुधा कुमारी अपनी ड्यूटी पे आती, अपनी ड्यूटी करती और काफी ये फेमस अपने काम के लिए, अपने काम के लिए निष्पक्ष है और काफी स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। यही नवंबर महीने की बात है। अभी जो नवंबर महीने बीता उसी की बात है। दरअसल नवंबर महीने में साल 2024 को एक रोज यूं ही वो तकरीबन 7-8 बजे अपने महिला थाने में आती है। 7-8 बजे आके बैठती है कि उनकी महिला थाना की फोन की रिंग बजती है। वो फोन को रिसीव करती है। सामने से कॉल पे कोई लड़की थी। वो लड़की कहती है कुछ कुछ चीजें कह के कॉल काट देती है। वो कहते हैं कि मैम मुझे बचा लीजिए, मैं एक लड़की हूँ जिसकी उम्र 12 से 13 साल है और यहाँ पे मुझे रोज 25 लोग मेरे जिस्मों के साथ खेलते हैं और खर्चते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहीं के किशनगंज के एक जगह है जीरो माइल, मैं जीरो माइल रेड लाइट एरिया से बोल रही हूँ, कृपया मुझे बचा लीजिए। अब इधर इधर रिप्लाई करती महिला थाना की जो अध्यक्ष थी सुधा कुमारी, उतना में फोन कट जाता और सुधा कुमारी हेलो हेलो करते रह जाती। अब सुधा कुमारी के पास दो ऑप्शन थे कि उस लड़की की बात मानकर वो रेड लाइट यानी कि जो जीरो माइल रेड लाइट एरिया है वहां पे जाके रेड डाले, उस लड़की को बचाए, या फिर वो सोचते कि कोई ये प्रैंक भी हो सकता है किसी बड़े आदमी को फंसाने के लिए, क्योंकि अक्सर वहां पे कई लोग जाते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं और रेड लाइट एरिया की जो मालकिन होती है या फिर जो लोग होते हैं काफी पहुंच वाले होते हैं, उनके पॉलिटिशियन तक कांटेक्ट होते हैं। इसलिए पुलिस सोचती भी है रेड मारने से पहले। लेकिन सुधा कुमारी पास दो ही ऑप्शन थे। वो सोचते काम करते कहीं लड़की की बातों में सच्चाई हुआ और लड़की 1% भी सच्ची हुई तो शायद हम उसकी जीवन बचा ले। फिर फौरन महिला अध्यक्ष जो थी महिला थाना की सुधा कुमारी, वो एक टीम का गठन करती है और टीम का गठन करके फौरन जीरो माइल रेड लाइट एरिया पहुंच जाती है। अब वो लगातार रेड मारती है तमाम कोठों पे। जब रेड मारते हैं तमाम इधर पर तहलका मच जाता है, दौड़ भाग शुरू हो जाता है। जितने भी कस्टमर आते, जितने महिलाएं होती, सब छुपने लगते और भागने लगते हैं। लगातार रेड मारा जाता लेकिन कोई कामयाबी पुलिस को नहीं मिल रही थी। इसके बाद लगभग 2-3 घंटों के मेहनत के बाद जो महिला थाना की अध्यक्ष थी सुधा कुमारी, वो 4 लड़कियों को बरामद करती है। उन 4 लड़कियों की उम्र जो थी वो केवल 12 से 13 साल से लेकर 15 से 16 साल की उम्र तक थी। उन 4 लड़कियों को पकड़ा जाता है। इधर जो मेन कोठा की जो मालकिन होती है वो मैनेज करने की कोशिश करती है, पैसे उसे देने की कोशिश करती है, अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। सुधा कुमारी एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी। वो 4 लड़कियों को लेकर निकल जाती हैं और काउंसलिंग करती हैं और इसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं कैसे वो लोग आई और कैसे ये सब में फंसी, आखिर इतनी कम उम्र में वो लोग रेड लाइट एरिया में कैसे आ गई, आखिर उनके माँ बाप कौन है और कहाँ है। जब 4 लड़कियां अपना अपना दुख सुनाती है, अपना अपना दर्द बयान करती है, तो मानो कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है उस महिला थाना के अध्यक्ष यानी कि सुधा कुमारी की, और जो भी सोशल मीडिया पे लोगों ने कहानियां सुनी उनकी भी। दरअसल 4 लड़कियां थी जिनकी उम्र अलग थी, 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल ऐसी उम्र थी, लेकिन चारों इस कोठे पे जो फंसी वो एक ही पैटर्न में फंसी, एक ही तरीके से, क्योंकि सभी कहानियां में कॉमन बातें थी। तो सभी को छोड़े मैं एक की सुनाता हूँ, बाकी भी कहानियां वैसी ही हैं बिल्कुल। तो ये कहानी की असली शुरुआत तकरीबन 1.5 साल पहले होती है। 1.5 साल पहले यही बिहार के पूर्णिया के किशनगंज में एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र 13 साल थी, जो कि स्क्रॉल करती थी, सोशल मीडिया पे रील वगैरह बनाती थी और उसे फेमस होने का शौक था, उसे पैसे कमाने का शौक था, अमीर बनने का शौक था। वो तमाम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहती है। एक रोज यही 1.5 साल पहले तकरीबन उसके नंबर पे एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती। वो जब बाद में फोन देखती है कि एक मिस कॉल है, वो कॉल बैक करती है। अब जब कॉल बैक करती है तो उसकी सामने वाला शख्स से बात होती है। सामने वाला शख्स कोई लड़का था। वो बोलते आप कौन, तो बोलता है कि क्या मेरी बात इनसे हो रही है, तो लड़की बोलती नहीं, आपको गलत जगह कॉल किया है। जब वो लड़का सुनता है कि उसने गलत जगह बोला तो बोलता है कि माफ कीजिएगा, शायद गलती से कॉल आपके पास लग गया, मैं किसी और को कह रहा था। वो पूछती है कि ओके कोई बात नहीं, कॉल कट जाता है। कॉल कटने के बाद समय गुजरता है, रात हो जाती है। रात को लड़के के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, हेलो मैं वही हूँ जो आपको कॉल किया था दिन में, दरअसल मुझे आपकी आवाज काफी पसंद आई
अब लड़की अपनी तारीफ सुनती है तो वो भी थैंक्स बोल देती है। इसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम है नीरज पासवान। अब लड़की बोलती है कि आपने मुझे मैसेज क्यों किया, और जब अननोन हो तो आप मैसेज क्यों कर रहे हो फालतू में मुझे। वो थोड़ा टेंस हो जाती है, लेकिन देखिए लड़की के पास ऑप्शन था, वो चाहती तो लड़के को ब्लॉक कर देती, लेकिन लड़का कहता है कि देखिए आप मुझे ब्लॉक मत कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज काफी अच्छी लगी और मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब और परेशान नहीं करूंगा, केवल गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड नाइट करूंगा मैसेज के थ्रू। आप कृपया मुझे ब्लॉक मत कीजिए। लड़के के साथ सबसे पहली गलती यहीं पे थी, उसने ब्लॉक वाकई में नहीं किया। समय गुजरता है, दिन गुजरते हैं, अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड इवनिंग होने लगे। लड़की लगातार गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी करने लगी, इधर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। अब गुड इवनिंग से लेके क्या हो रहा है, डिनर हुआ, लंच हुआ या नहीं, बात यहाँ तक पहुंच गई। जब बात यहाँ तक पहुंचने लगी तो धीरे धीरे समय गुजरता गया और इन लोगों में एक दोस्ती हो गई। अब ये भी पूछने लगी, वो भी पूछने लगी, एक मिस कॉल, एक अनजान शख्स का कॉल, अब दोस्ती कर ली उसने। अब देखिए समय गुजरता गया, इन लोगों का कहीं ना कहीं दोस्ती पसंद और प्यार में बदल गया। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तारीख थी लगभग कैसे 14 फरवरी साल 2024, वैलेंटाइन का दिन था। लड़का लड़की को प्रपोज कर देता है और लड़की एक्सेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल। फिर इन दोनों में ऑफिशियली प्यार हो गया और उन लोगों ने अपने प्यार का इजहार कर लिया। इधर देखिए माँ बाप जो थे लड़की के, वो कई बार कहते कि तुम किस लड़के से बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, लेकिन लड़की को अपने माँ बाप से थोड़ा वो नफरत टाइप होने लगी कि वो लोग मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, बात करने से मना करते हैं। तो अपने माँ बाप से थोड़ा चिढ़ने लगी वो। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप उसे रोक रहे थे बात करने से, लेकिन लड़की को अभी अभी ताजा प्यार का बुखार चढ़ा था। समय गुजरता है, कुछ समय गुजरता है। अब ये लोग इतने प्यार में एक दूसरे के पागल हो चुके थे कि दोनों शादी लाइफ के बारे में सोचने लगे। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला ले लिया। एक दिन यूं ही देखते हुए वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नवंबर महीना साल 2024 की बात है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन के लड़की बहुत खुश हो जाती है कि सामने वाले लड़के ने मुझे शादी का प्रपोजल किया। लेकिन देखिए अभी तक इन दोनों मिले नहीं थे, केवल सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, तो कॉलिंग से बातें हो रही थी। शादी का प्रपोजल तो दे दिया, लेकिन लड़की बोलती है हाँ मैं भी चाहती हूँ आपसे करना। सवाल ये क्या कि शादी होगा कैसे। वो कहते हैं अच्छा एक काम करो, और तुम मैं जहां बुलाता हूँ अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो और चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अभी कुछ महीने पहले की बात है। लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन कहाँ। ये लड़की धर्म संकट में पड़ जाती कि क्या मैं परिवार को छोड़ के जाऊँ, शादी करूं, लेकिन प्यार का बुखार ताजा ताजा चढ़ा था। लड़की फैसला लेती है ठीक है। तो यहीं पे बोलता है कि लड़का एक दिन बोलता है कि काम करो, गिरजा रोड आ जाओ, गिरजा चौक आ जाओ। गिरजा चौक में एक जगह है, वहां पे आओ, वहां से मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। लड़की जाती है गिरजा चौक और वहां पे लड़का से मिलती है। लड़का से मिलने के बाद वो लड़का वहां का एक एरिया है, हाउसिंग बोर्ड एरिया, वहां ले जाता है। वहां पे एक रूम लेता है। उस रूम में लगभग वो लोग पूरे नाइट गुजारते हैं। वहां पे कुछ दिन वो लोग गुजारते हैं, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बनता है। दिन गुजरता है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन। जब 3-4 दिन गुजर जाते हैं तो लड़के को लगता है कि सिर्फ फिजिकल रिलेशन बना है, शादी नहीं कर रहा है। वो बोलती है इस बात को। लड़का कहता है कि देखो तुम्हारी उम्र अभी केवल 13-14 साल है, ऐसे हम शादी नहीं कर सकते, हमें तुम्हारा फर्जी आधार कार्ड बनाना पड़ेगा, और फर्जी आधार कार्ड बनाएंगे तब शादी कर सकते हैं, वरना इसकी कोई मान्यता नहीं होगी। लड़की कोशिश करती है सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से पता करने की इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। तब पता चलता है कि वाकई में 18 साल से पहले वो शादी नहीं कर सकती है। और इसके बाद बोलती है ठीक है तुम अपना टाइम लो। लगभग हफ्ते गुजर जाते हैं। 1-1.5 हफ्ते गुजरने के बाद अचानक से उसी रूम पे एक सुबह एक लड़का दस्तक देता है, गेट ठोकता है। उस वक्त घर पे लड़की अकेले थी। लड़की गेट खोलती है, सामने वाला जो शख्स था, जो लड़का था, वो इसे धक्का देता है, रूम के अंदर घुसता है, दरवाजा बंद करके कुंडी लगाता है। कुंडी लगाने के बाद उस लड़की के साथ वो जबरदस्ती करता है, उसका बलात्कार करता है। लड़की रोते रहती है। फिर नीरज पासवान जो है वो आता है, कहता है कि क्या हुआ। वो फिर कहता है कि एक लड़का आया था और लड़के ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब नीरज पासवान कहता है अच्छा कोई बात नहीं, भूल जाओ, हम कुछ कर नहीं सकते अभी, तुम भूल जाओ, अब से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। लगभग कुछ दिन गुजरते हैं, कहता है 2-4 दिन गुजरते हैं। फिर एक लड़का आता है, फिर लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। लड़की, लेकिन इस बार जो था, इस बार लड़की को, जो लड़का आया था उसको पैसा देते हुए नीरज पासवान को देख लेती है लड़की। वो समझ जाते हैं कि शायद वो किसी गलत चक्कर में फंस गई। लेकिन नीरज पासवान कहता है कि देखो मुझे बस ये करो, इससे पैसे मिलेंगे और पैसे हमारे जीवन के लिए अच्छे होंगे,
जिससे हमारे जीवन एक अच्छा सर्वाइव कर पाऊंगा हम लोग। अब लड़की को लगता है कि बात भी सही है। अब लड़की के लगभग डेली की डेली हर रोज नए लड़के आने लगे। 4 से 5 लड़के हर रोज उस लड़की के साथ सोने लगे, हर रोज उसके जिस्म खरोचने लगे। लगभग ये अब उसकी आदत बन चुकी थी। कुछ महीने गुजर जाते हैं और इसकी लड़की इस इन्वायरमेंट में ढल जाती है कि अब उसे हर रोज 5-6 लड़कों के साथ सोना है। मानो कि उसके जीवन कहाँ सा है और कहाँ हो गया। एक 13 साल की लड़की का जीवन कहाँ कितना अच्छा था और क्या हो गया। इसका देखिए, जब ये इस इन्वायरमेंट में ढल जाती है तो उसको उस रूम से उठाकर उसको वहां के सदर थाना एरिया जो है, वहां पे 0 माइल रेडाइट एरिया, वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। और अब उस लड़की के साथ रोज 5 से 6 लोग नहीं बल्कि पूरे 20 से 30 लोग उसके साथ सोते, उसका बॉडी को खरोचते। समय गुजर रहा था, लड़की परेशान हो रही थी, टेंशन हो रही थी और समझ चुकी थी कि उसकी जीवन पूरा बर्बाद हो चुका है। वो एक गंदा दलदल में फंस चुकी है। अब समझ में नहीं आता वो बचे तो बचे कैसे, करे तो करे क्या। लेकिन यही नवंबर महीने की बात है। एक शख्स आता है उसके जीवन में जो कि अपनी भूख मिटाने, अपने जिस्म की भूख मिटाने आता है। लेकिन उस जो शख्स था उसे इस लड़की की हालात देखकर दया आ जाता है। वही शख्स फोन देता है और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन तुम महिला थाना को कांटेक्ट करो, बात करो और वो लोग आके यहाँ पे रेड डालेंगी तो तुम्हें बचा सकते हैं, तुम यहाँ से बच सकती हो और सुरक्षित निकल सकती हो। हालांकि वो शख्स अपना जिस्म का भूख उस लड़की के सामने मिटाने आया था, लेकिन उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ। फिर वो लड़की उस महिला को थाना में कॉल करती है। उसे एक बात का डर था कि कहीं कोई सुन ना ले कोठा वाला, वरना वो हमें यूं ही मार देंगे आने से पहले। फिर वो जो महिला थाना के अध्यक्ष थे सुधा कुमारी, वो उस फोन को सीरियस लेती हैं, जाके थाने पे रेड मारती हैं। तब जाके 4 लड़कियों को बरामद करती है और बाकी 3 लड़कियों की कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक मिस कॉल ने एक लड़की की, एक 13 साल की लड़की जो कि अनमेच्योर थी, उसके जीवन को कैसे बर्बाद कर दिया, कैसे पूरी के पूरे बदल दी। वो एक लड़की जो कि एक माँ बाप को छोड़ के अपने एक अनजान शख्स पर भरोसा करने लगी थी। एक ऐसा शख्स जिसपे उसने सिर्फ बातें की थी, सिर्फ बातें करके उसने अपना घर छोड़ा और शादी के लिए भाग गई। तो देखिए, आज के समय में ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे लोग जिन्हें हम जानते नहीं, उनसे बात करना बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो इसी शहर में छोड़ दिया था, लेकिन कोई और होता तो कोई और शहर भेज देता। और हो सकता है कि कभी कोई शख्स फरिश्ता बन के आता ही नहीं, क्योंकि अक्सर जो लोग अपने जिस्म की भूख मिटाने जाते हैं वो मदद नहीं किया करते। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो समाज में जागरूकता फैलाइए, इस वीडियो को ज्यादा फैलाइए, जिससे लोग जाने समझे और ऐसे लोगों से बात कभी हो या अनजान कॉल कभी आए तो उनसे अवॉइड करे, ब्लॉक करे, कभी दोबारा बात करने की कोशिश ना करे और सामने वाला करे तो उसे इग्नोर करे। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता फैलाना था। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसी कहानियां सच्ची घटना पर जो आधारित होती है वो लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी विचारधारा आप कमेंट में रख सकते हैं। तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं एक नई कहानी मिलूंगा। मैं नई कहानी मिलता हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।